देखिए चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर से अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव, जैसे चाहे वो नीट है चाहे वो मेंस है, 2 क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनके जो है ना सोल्व हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन सोल्व होने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, 15 से 20 सेकंडों में, 30 सेकंडों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन होता है इसका, क्योंकि इसमें से ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं। तीसरी बात, इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बोर्ड्स के अंदर भी क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे अच्छे से ध्यान तो नहीं है, बोर्ड में शायद 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, शायद 3 मार्क्स का इसके अंदर से आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखो सबसे पहली बात तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। देखो एमिशन का मतलब होता है इजेक्शन। एमिशन का मतलब क्या होता है? इजेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। एमिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। देखो इसके अंदर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम मेटालिक प्लेट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस देन द फिनोमेना इज कॉल्ड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी मेटालिक प्लेट है और उस मेटालिक प्लेट में से मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, किसी भी तरीके से बाहर आ रहा हो, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आ रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बताओ, तो आप अगर 2 शब्दों में बताना चाह रहे हो तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। कोई भी मेटालिक प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बताइए? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से बाहर निकल सकता है किसी भी मेटालिक प्लेट में से, और यहां पे मेटालिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की बात हो रही है। 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके? एक तो थर्मल एमिशन होता है, दूसरा फील्ड एमिशन होता है, और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो थर्मल एमिशन कैसे होता है? सीधी सी बात है कि मेटल को गर्म करते रहो। मेटल एक मेटालिक प्लेट है, उसको गर्म करते रहो, हीट देते रहो, देते रहो, देते रहो। इलेक्ट्रॉन थोड़े से एक्साइट, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मेटल प्लेट का, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते चले जाएंगे, एक्साइट होते रहेंगे। वो बेचारे इतने ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, एक टाइम आएगा जब आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हो तो वो इतने ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे कि वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? थर्मल एमिशन। तो थर्मल एमिशन होता है हीट ए बॉडी अप टू टेम्परेचर सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस गेट सफिशिएंट एनर्जी टू कम आउट of the surface. When the electrons come out from the surface due to heating, then these electrons are called thermal electrons. Thermal electrons किसको बोलते हैं? ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कर लो इसको। जब हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बताइए? थर्मल एमिशन। अब सुनो, हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट बताएगा थर्मल एमिशन क्या होता है? थर्मल एमिशन आप बताओ क्या होता है थर्मल एमिशन? बॉडी को जब आप एक टेम्परेचर तक हीट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते जाएंगे और एक पॉइंट के बाद वो एमिट हो जाएंगे, थर्मल एमिशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को थर्मल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सीधी सी बात है, हीट एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी देने की वजह से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद आता होगा, वो याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आप ये समझो आप रिवीजन कर रहे हो अपनी, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुने। ये सारी वो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी हाई फाई चीजें नहीं करवा रहा, ना कोई आउट ऑफ सिलेबस में करवा रहा हूँ, जो चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है ना, मतलब कई टीचर्स क्या अपना लेवल दिखाते हैं, ये हाई लेवल, वो लेवल, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, वो सब करने में आपका स्कोर बहुत कम रह जाएगा। मुझे आपका जो बेस है, जिन बच्चों को मतलब बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता, उन बच्चों का कुछ स्कोर आ जाए, अच्छा स्कोर आ जाए उनका। मेरा पर्पज़ ये वाला है क्लास का। मेरा क्लास का पर्पज़ अपने आप को शो करना नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि आप जब बोर्ड में और नीट का जब पेपर आपके सामने आए तो कुछ क्वेश्चंस आपके मैच कर गए कि हाँ सर ने ये कराया था क्लास में, मुझे बेनिफिट मिला, तो मेरा तो काम वहाँ पे पूरा होता है। ठीक है ना, तो मैं उन चीज़ों पे ये जो चीज़ें, और मैं ये मान के नहीं चल रहा आपको आता है, मैं ये चीज़ें जो है ना आपको साथ साथ याद करवा रहा हूँ एक प्रकार से। ठीक है ना, इसमें मेरी अच्छा, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें थोड़ा चीज़ों, इसमें ना मतलब माइंडसेट क्या करना पड़ता है, सुनो आप, इसमें माइंडसेट क्या करना पड़ता है, याद करने वाला माइंडसेट भी होता है इसमें थोड़ा सा, जो कि बायो में रहता है, जैसे चीज़ों को हम याद करते हैं, और समझने वाला भी रहता है। इसके अंदर आप ये मान के चलो कि 60% तो आपका याद करने वाला होगा और 40% समझने वाला होता है। कल की क्लास के अंदर उल्टा था, कल की क्लास में 70% समझने वाला ही था, 80% था, बल्कि याद करने वाला कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फील्ड एमिशन। ये फील्ड एमिशन क्या होता है? फील्ड एमिशन होता है कि जैसे कि ना आप एक काम करो कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जैसे ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक मेटालिक प्लेट रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक मेटालिक प्लेट रख दी। ठीक है, आप ध्यान से समझना। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटालिक प्लेट रखते हो तो क्या होगा बताइए? उसके अंदर जो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, उन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब इस तरफ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो आपने सुन ही रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है।
क्यूई का फोर्स लगता है ना, तो यहाँ इधर की तरफ फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? इस फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब किसी प्लेट को, मेटालिक प्लेट को, मेटल की प्लेट, आयरन की प्लेट बनी हुई है मान लो, उसको जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसके पॉजिटिव चार्ज एक साइड आना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक साइड आना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो आप? इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। हाँ जी, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव फोर्स लगता है। ठीक, आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाओगे तो इनको ऊपर और ज्यादा फोर्स लगेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो ये जो फोर्स है ये भी बढ़ता जा रहा है, तो ये फोर्स कभी ना कभी इतना ज्यादा हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि ये मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने के फेनोमेना को बोलेंगे फील्ड एमिशन, और इसी को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। समझ आ गई बात आपको? मैंने आपको क्या बताया फील्ड एमिशन के बारे में? अगर मैं आपसे अभी पूछूं अगर कि फील्ड एमिशन क्या होता है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि सर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी मेटालिक प्लेट को रखेंगे, तो उस मेटालिक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक फेस पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक फेस पे आ जाएंगे, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो फोर्स बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इतना हो जाएगा कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और इस फेनोमेना को बोलते हैं फील्ड एमिशन। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? फील्ड एमिशन कोई भी स्टूडेंट बता दो। हाँ जी, आप एक्सप्लेन, आपने तो कर दिया था एक्सप्लेन, आप सबसे पीछे ये वाला आप कर दो। हाँ जी, मेटालिक प्लेट में अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगी तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो उसके बाद फील्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर देंगे, फोर्स ज्यादा लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। देखो तब फोटो इलेक्ट्रिक इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यस, इस स्लाइड में किसी को कुछ पूछना हो? आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो क्या होता है कि हर मेटालिक प्लेट का, ये एक मेटालिक प्लेट है, इस मेटालिक प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ बहुत सारे सरफेस के ऊपर होंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनकी ना पता है क्या होता है कि अगर इनके ऊपर एक फोटोन डालते हैं, फोटोन एक पर्टिकुलर एनर्जी का या उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, एक लेकिन हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी का डालना पड़ेगा या उससे ज्यादा एनर्जी का डालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम एनर्जी का फोटोन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। वो जो पर्टिकुलर एनर्जी होगी, जिस कम से कम एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटालिक प्लेट। मतलब जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। सुनो आप ध्यान से, मेटालिक प्लेट है, जैसे सपोज कोई मेरे पास ये मान लो मेटल का बना हुआ है, लोहे या है तो प्लास्टिक का, बट यहाँ पे ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ मेटल की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ मेटल की बात होगी। ये मेटल का बना हुआ है मान लो, ठीक है। अब मेटल के ऊपर आपने एक फोटोन डाला, फोटोन होता है एनर्जी का पैकेट। आपने जैसे ही फोटोन डाला तो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो उस फोटोन को ले लेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये जो फिनोमेना हुआ है कि फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का फिनोमेना जो है, इस फिनोमेना को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट लिखा हुआ है, जैसे इसमें इफेक्ट लिखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, कोई प्रभाव हिंदी में बोलते हैं, मतलब किसी प्रभाव का नाम है। नहीं यार, ये नाम मतलब जो है थोड़ा सा मिसलीडिंग कर रही है आपको। ये थोड़ा सा ना, ये आपको ना यहाँ पे बस एक फिनोमेना है, ये तो एक इफेक्ट वर्ड पे मत जाओ, ये एक फिनोमेना है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है सर कि अगर एक मेटल प्लेट है उसके ऊपर फोटोन डालो सर, फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जो कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कितनी भी कम एनर्जी का फोटोन हो, जो कम से कम एनर्जी का फोटोन जो देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, सीजियम का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि मेटालिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सीधी सी बात है। मैं आपसे भी पूछूंगा, आप हिंदी या इंग्लिश में आप मुझे बता सकते हो, किसी भी लैंग्वेज डजेंट मैटर, मुझे पता है पेपर में तो आप लिखाएंगे अगर आपको आता होगा तो। कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, आप वर्क फंक्शन क्या चीज है? मिनिमम एनर्जी
फोटोन को देनी पड़ेगी, फोटोन की मिनिमम है, फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके मेटल प्लेट। मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके। ठीक है, अब सुनो, अब देखिए आप वर्क फंक्शन, कॉपर का होता है 5, एल्यूमिनियम का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा। वर्क फंक्शन हमेशा किस में लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि एनर्जी की जो यूनिट है वो बहुत सारी होती हैं। जो कल जो चैप्टर हमने पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर एनर्जी की यूनिट बार बार MEV यूज हो रही थी, MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो बार बार यूज होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगी, बार बार पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होने वाली है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा उसमें भी बार बार एनर्जी की यूनिट कौन सी यूज होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये कॉपर की होती है 5, एल्यूमिनियम की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजियम की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एल्यूमिनियम की 4.7, जिंक की 4.3, आयरन की 4.7। लगभग मतलब 1 से 10 के बीच में होती है, लगभग 1 से 10 के बीच में। 10 से ज़्यादा मतलब वर्क फंक्शन नहीं होता। और ये देखो 2 से कम तो किसी का भी नहीं है, मिनिमम सीजियम का ये 2। ठीक है, ये याद नहीं करने आपको, पेपर में देगा। ठीक है ना, पेपर में देगा। आप अगर याद करना चाहते हो तो सीजियम का याद कर लो, ठीक है, कॉपर का भी याद कर लो, बस ये 2 याद कर लो बहुत है। ठीक है ना, सीजियम और कॉपर का। आयरन का चाहो याद कर लो 4.7 या 4-5 के आसपास होता है बस। और लगभग एक बार बताऊं, ना पता हो ना और पेपर में ना भी दे ऐसा आ जाए तो 4 मान के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, मैच कर जाएगा। ठीक है ना, लगभग, क्योंकि लगभग एवरेज वैल्यू लगभग 4 ही होती है सबकी, 4 के आसपास होती है। ठीक, अब सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि when the photon having energy more than or equal to work function are incident on a metallic plate, then the electrons are ejected. This phenomenon is called photoelectric effect and these electrons are called photoelectrons. इनको photoelectrons कहेंगे। अभी मैं बता चुका हूं कि photoelectric effect क्या होता है और photoelectrons क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, आप इसका जवाब ये देंगे सर कि अगर कोई प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, उसके ऊपर अगर हम फोटोन्स डाल दें और उन फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हो तो ऐसे केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और इस फेनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। समझ आ गया आपको? हाँ जी, आपको एक्सप्लेन करना है। क्या बताया मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, मतलब किसी डिजाइन्ड वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देंगे तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, मान लो कि जो वर्क फंक्शन था वो 4 है वर्क फंक्शन, और सपोज फोटोन की एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये फोटोन की एनर्जी है, इसको ईपी बोलते हैं। ईपी मतलब फोटोन की एनर्जी, पी फॉर फोटोन, ई फॉर एनर्जी। फोटोन की एनर्जी ईपी की वैल्यू 6, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू बोलते हैं। तो एक बार बताइए, आप 6 का डाला अपने फोटोन तो बाहर निकलने में यूज हो जाएगी 4, सरफेस से बाहर निकलने में। अब एक बात बताइए, बची कितनी? 2। वो 2 किस फॉर्मेट में दिखाई देगी आपको? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ये कितनी काइनेटिक एनर्जी निकलेगा? 2 से, क्योंकि 4 तो बाहर आने में यूज हो गई। अब बच्ची कितनी? 2, और वो 2 किस में यूज होगी? वो 2 काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देगी आपको। समझ में आया आपको? मतलब जो भी फोटोन की एनर्जी होती है, एक तो वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी और इस इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना। मान लो वर्क फंक्शन है 4, ठीक है, वर्क फंक्शन है सपोज 4, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा बस। और फोटोन की जो एनर्जी है सपोज यहाँ पे वो है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी 9, वर्क फंक्शन है 4, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 5 हो जाएगी। कैसे आई? क्योंकि 9 आई थी, 9 4 बाहर आने में यूज होगी और वो 5 काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देगी। सिंपल सी बात है। और ये जो इसने बताया आंसर, वो इसने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज किया इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं की, मन में सोच के बता दिया, बट वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का यूज हो गया। समझ में आई बात आपको? ये सिंपल है बिल्कुल, ये वाली इक्वेशन, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अंदर अगर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं, सपोज वर्क फंक्शन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सपोज फोटोन की जो एनर्जी यहाँ पे मैंने दे दी आपको, फोटोन की एनर्जी दे दी मान लो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, ठीक है। हाँ जी, आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 4 हो जाएगी। इसके अंदर 6 आई थी, 2 यूज होगी, 4 बाहर निकलने में आ गई। सिंपल। यहाँ तक आगे डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है 3, इन तीनों क्वेश्चन को करना है। फटाफट बताइए, पहले का आंसर क्या आएगा? 4 आएगा पहले का आंसर। इसका आंसर बताइए आप। 9 आएगा, क्योंकि देखो वर्क फंक्शन है 5, वर्क फंक्शन 5 है और काइनेटिक एनर्जी 4 है, तो कितनी एनर्जी का फोटोन डाला गया था? 9।
ठीक है। अच्छा ये बताइए फोटोन की एनर्जी कितनी 12, काइनेटिक एनर्जी 7, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पे 5 आएगा। समझ आ गया आपको यहाँ तक? अब सुन लो अगली बात, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? हाँ जी, एक आधे बच्चों को फिर से बाहर जाना है, मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा आपको अगर इस बार आ जाती है तो। ये फोटोन है मान लो एक, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना कहानी को। जो फोटोन की एनर्जी होती है ईपी बोलते हैं इसको, अगर आपको फोटोन की एनर्जी पता हो तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाली जा सकती है, तुरंत इंस्टेंटली बता सकते हो आप। फोटोन की एनर्जी पता है तो उसकी वेवलेंथ भी बता सकते हो। फोटोन की एक वेवलेंथ होती है और फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी होती है। देखो E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। एच की वैल्यू, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सबको याद रहती है 6.6 इंटू 10⁻34 -34 आता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, एच की वैल्यू सबको, तो यहां से फ्रीक्वेंसी बताइए आ जाएगी। ठीक है, और एक होता है फोटोन की एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय, एच की वैल्यू और सी की वैल्यू सबको पता है, तो लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी। मतलब फोटोन की एनर्जी पता हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी पता हो तो एनर्जी और वेवलेंथ बता सकते हो, वेवलेंथ पता हो तो फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी बता सकते हो। सीधी सी बात है, ये तीन चीजें फोटोन के पास एनर्जी होती है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है और फोटोन की वेवलेंथ होती है। तीनों में से कोई एक पता हो तो बाकी दो बताई जा सकते हैं। ये वाली बात माइंड में सेट होगी आपके। ठीक, सिंपल सी बात है, एक बेसिक बात है। अब सुन लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सुन लो बाप। थ्रेशोल्ड, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ आ गया? वो देखो, जैसे ये मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट का वर्क फंक्शन होता है W। इसी तरीके से मेटालिक प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है, न्यू थ्रेश बोलते हैं इसको, न्यू थ्रेश, और इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है, तो इसको बोलते हैं लैम्डा थ्रेश। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा थ्रेश। तो किसी मेटालिक प्लेट की वर्क फंक्शन होता है, मेटालिक प्लेट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मेटालिक प्लेट की ही ये प्रॉपर्टी है 3। ठीक है, मतलब अगर कोई ये बोल दे कि किसी मेटालिक प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि सर, बस लैंग्वेज अलग हो जाएगी। देखो वर्क फंक्शन तो आप ये बोलोगे कि किसी भी मेटालिक प्लेट के वर्क फंक्शन का मतलब है कि कम से कम कितनी एनर्जी का फोटोन डालना पड़ेगा। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बोलोगे, सर कम से कम जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना पड़ता है उस फ्रीक्वेंसी को ही मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज बताते हैं आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना? अगर फ्रीक्वेंसी जैसे, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, बट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। लैम्डा अगर बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी घटती जा रही है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ कर दोगे तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी तो वर्क फंक्शन से भी कम होगी। समझ आ रही है बात आपको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर है फोटोन की तो उस टाइम उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन के बराबर। और अगर आपने उसकी वेवलेंथ को बढ़ा दिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब उस फोटोन की एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन से भी कम है। तो क्या वो फोटोन को बाहर कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। देखो इसने क्या लिख रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंटिंग फोटोन। इंसिडेंटिंग फोटोन का मतलब जो फोटोन डाला जा रहा है, फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो कम से कम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होगी। और इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? E इक्वल टू एच न्यू कर दो आप पहले तो, और E इक्वल टू एच न्यू करके E को लिख दो W के बराबर। एनर्जी ऑफ द फोटोन को W के बराबर कर दो, W इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू थ्रेश की वैल्यू W बाय H होती है। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूं कि थ्रेशोल्ड, ये जो पीला बॉक्स है याद करना है आपको, यहां पर ये अगर ये रेड या फिर ये येलो कलर का अगर बॉक्स आ जाए तो समझ लो याद करने वाली चीज है वो। तो यार देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? W बाय H। देखो अब इस स्लाइड के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा था, इस स्लाइड के अंदर दो बातें, एक तो ये और एक ये। पहली बात, मैं आपसे भी डेफिनेशन पूछ सकता हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप ये कहेंगे सर फोटोन की वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, वो उस कम से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कैपेबल है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और नंबर 2 उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला भी याद रख लो, W बाय H होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका? W बाय H। वर्क फंक्शन ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको? हाँ जी, आपको बताना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन की, जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन
whatever होती है threshold frequency ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है उसका? W/H उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि यार E इक्वल टू HC बाय लैम्डा होता है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। अगर वेवलेंथ ज्यादा बढ़ा दोगे तो एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कर लो कि लैम्डा बढ़ेगा तो फोटोन की एनर्जी कम हो रही है। दो फोटोन्स हैं, एक का लैम्डा ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर जो है ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ बोलना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब उससे ज्यादा नहीं ले सकते। उससे ज्यादा लेते तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन फॉर विच द इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इसका फॉर्मूला होता है Hc/W। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Hc/W। ये प्रूव किया हुआ है, E की जगह W पुट कर दिया बस। तो यहाँ पे Hc/W, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? Hc/W। आगे की बात समझ में आपको? ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन क्या आया कि अगर प्लैंक्स कांस्टेंट मान लेते हैं हाफ होगी उसकी वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर हाफ हो जाए तो किसी भी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, ये वाली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो क्या हो जाएगी? ये H आधा हो गया, हाफ हो जाएगी, और उसमें H नीचे था उसमें डबल हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको? हाँ जी, क्या बताया गया है आपको बताना है? यस, आपको ये बताना है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। हाँ जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Hc/W। ठीक है, किससे भी पूछ सकते हैं। सुना आप, वर्क फंक्शन है कॉपर का 5, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है आपको। कर सकते हो आप। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे आएगी? Hc/W होता है, Hc/5। अब मुद्दा इस बात का है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। देखो ये H और C की वैल्यू जो आपने याद कर रखी है, ये SI यूनिट में याद कर रखी है, तो इसको SI में कन्वर्ट करोगे आप। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 पॉइंट क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? कितने जूल होते हैं? 10⁻⁻⁹। इसे मल्टीप्लाई करोगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए, H और C की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बताइए? क्या फॉर्मूला था? W/H ना, W/H था। W की वैल्यू कितनी है? 5। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ और H की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻34। इसको सोल्व कर लोगे, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी, देखो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है वैसे? हर्ट्ज लिख दो, या फिर सेकंड इनवर्स भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, हर्ट्ज लिख सकते हो आप इसको, हर्ट्ज लिख दो, या फिर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो इसको आप। अगला, एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन है 4, तो वेवलेंथ बताइए कैसे निकालोगे? बताइए वेवलेंथ Hc/4। इसको 1.6 × 10⁻⁻, ये किस में आएगी? मीटर में आएगी। लेकिन वेवलेंथ क्या कह रहे हो? आंसर निकाल दिया क्या आपने? ठीक है, सोल्व करके जो भी आएगा, मतलब जैसे इसके अंदर जो है आपने इसकी वैल्यू याद कर रखी होगी ना, या तो Hc/this, इसकी वैल्यू याद कर रखी होगी आपने। 1 2 3 4 1 2 3 Hc की वैल्यू याद कर रखी है? Hc की वैल्यू याद कर रखी है क्या? Hc की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर आंसर आएगा। पर ये यूनिट ना हुई तो पेपर के अंदर जरूर थोड़ी ना केवल यूनिट होगी, फिर एनर्जी तो उतनी ही लगी। मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। फिर रुको, ये पता क्या, ये जब निकलेगा ना तो ये वाली वैल्यू ना, ये वैल्यू बार बार यूज होती है, ये वाली वैल्यू बार बार यूज होगी। ये वाली वैल्यू जब सोल्व की जाती है तो 1 2 3 7 5 आती है। जहां तक एक बार करके देख लो, क्योंकि ये चीज मैं वहां तो करता हूं कई बार। 1 2 3 7 5 इसी की वैल्यू है ये वाली। H की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप? 6.6 × 10⁻⁻⁻। 19.8 × 10⁻26 H और C की। एक बार कर ही लेते हैं। 3 × 10⁻8 डिवाइड बाय में 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अरे गया यार, वो इसी में था, कैलकुलेटर है क्या इसमें? छोड़ो यार, ये खराब हो गया एक तो। ये सर मैं उसे कर लेता हूँ, फोन से कर देता हूँ मैं। ये बताइए आप क्या था वो, इसका सोल्व कर लेते ना। इसको क्या था? Hc/
6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू 10⁻⁸ और ये था 5। चलो वो तो मतलब बाद में देखेंगे इसको। तो ये क्या था? इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू, और ये जो ना ये -34 है, ये ऊपर चला जाएगा, +19 हो गया। +19 और 8 होता है 27 होता है ना, तो 27 ये 34 है, तो 7 आ जाएगा। 10⁻⁻7 बच गया ना यहाँ पे। ओके, कैलकुलेटर ये हो गया जी। इसमें है 6.6 इंटू 3 इक्वल टू आ गया डिवाइड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 12.375 12.375 और ये कितना 10⁻⁻⁻7। इसको क्या लिख सकते हो आप? इंटू 10⁻⁻⁻7 लिख सकते हो। ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। ये रुको ये आया मीटर में, ये किस में आया? यहाँ पे ऐसा ही में आया। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो। 12375 एंगस्ट्रॉम हो गया। मतलब यानी एक्चुअल में मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या करना, आप सुनो, आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो ना, देखो क्वेश्चन में जो दिया मिलेगा ना आपको, एंगस्ट्रॉम में दिया मिलेगा। एक तो इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंगस्ट्रॉम बहुत पॉपुलर है, 90% क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में मिलने वाले हैं। आप क्या करना, 12375 डिवाइड बाई 5 कर देना बस, और आंसर आ जाएगा इससे। मतलब अगर फोटोन की एनर्जी पता हो ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में तुरंत, एंगस्ट्रॉम में तो तुरंत आ जाएगी 1237। और एक और बात बताऊं, अगर आप इसको भूल जाओ तो 1 2 3 4 5 कर देना आप, 1 2 3 4 5, 7 भी मत करना, आंसर फिर भी मैच करेगा, अप्रोक्स मैच करेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कर देना। और एक और चीज पता है क्या, एक रिसर्च हुआ कि लगभग लोगों ने जो सबसे ज्यादा जो पासवर्ड यूज होता है वो 1 2 3 4 5 यूज होता है, मोबाइल फोन में भी हर जगह 1 2 3 4 5 हर चीजों में 1 ये वाला वर्ड ऐसा है, ये 5 अक्षर जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सर वो जमाने गए, अब तो ऐसा पासवर्ड होता है कोई खोल के दिखा दे देखो अब ये है जैसे, खैर ये आप कर लोगे, आप समझ में आ गई बात आपको। अब सुनो आप, एक है ना यार, ये ना काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ होता है ऐसा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू बनाइए। ये कैसे है ग्राफ में समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है EP इज इक्वल्स टू, क्या होती है बताइए? वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये होती है। आप एक काम करो, इसमें EP को लिखो H न्यू, EP को क्या लिखा आपने? H न्यू। और यहां पर है ये वर्क फंक्शन लिखे रखो इसको, प्लस में KE मैक्स। KE मैक्स को साइड में ले लो आप, KE मैक्स को साइड में ले लो। इसको क्या लिख सकते हो बताइए? H न्यू माइनस में W, ये बन गया। ये तो y एक्सिस के ऊपर आएगा, ये x के ऊपर आएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बन गई y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म। y इक्वल टू mx हो तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये m जो है वो इसका जो थीटा टेंजेंट थीटा को डिनोट कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें साथ में माइनस W कर दिया। माइनस W का मतलब क्या है कि ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा W, ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये ऐसे ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। इस वाले ग्राफ के अंदर याद क्या करना है कि ये ना W पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये डॉटेड लाइन क्यों आई है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। यहाँ देखो जो फ्रीक्वेंसी, ये न्यू थ्रेस है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है न्यू थ्रेस। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 से लेके न्यू थ्रेस के बीच में होगी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर ही नहीं आने वाला। जब बाहर ही नहीं आने वाला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना बेवकूफ़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं उसके पास। तो इसलिए इस ग्राफ को डॉट 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 कर दिया गया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा 0 काइनेटिक एनर्जी के साथ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रखा है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है उस इलेक्ट्रॉन की, जितने जो बाहर आएगा। सुनो, ये ग्राफ किस किस के बीच का है? यहाँ लिख रखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो वाली काइनेटिक एनर्जी है ये तो। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल रहे हो वो वाली फ्रीक्वेंसी है ये। उनके बीच में ग्राफ बनाया गया कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होने पे क्या हो जाएगा, ये क्या होने पे क्या हो जाएगा, उस बात को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ बनाया गया है। तो जो फ्रीक्वेंसी 0 से लेके न्यू थ्रेस तक होगी
तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आने वाला, इसलिए डॉट 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 आ गया यहाँ पे। और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ती चली जाएगी, सीधी सी बात है ये। तो आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। और इस ग्राफ के अंदर दो जगह जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ग्राफ जहाँ पे जो वाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है यहाँ पे वर्क फंक्शन, और जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ग्राफ बना के दे देगा आपको, और ग्राफ बना के दे देगा और यहाँ पे वैल्यू कुछ लिख देगा, सपोज 100 लिख दिया, तो ये कह देगा कि इस ग्राफ को देख के बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 100 ही होगी। समझ में आ रही है बात आपको? या वर्क फंक्शन बताओ, यहाँ मान लो लिख दिया 5, ठीक है, -5 लिख दिया, इसका मतलब क्या है बताइए, वर्क फंक्शन क्या है यहाँ पे 5 है, मतलब ग्राफ के थ्रू वैल्यू दे देगा आपको कई बार। आगे बात समझ में आपको, ये वर्क फंक्शन होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्ब्डा के बीच में। अब सुनो अगली बात, एक होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, वो तो था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्ब्डा का ग्राफ है ये, ठीक है ना। ये दो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना जब हो रहा होता है तो एक ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्ब्डा का। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्ब्डा का ग्राफ ये कैसे बना है, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे बना है। अब एक बात बताइए, इक्वेशन होती है EP इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यही होती है। इसके अंदर आप एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी को एक साइड ले लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे EP माइनस में W, यही हो जाएगा यहाँ पे। और फोटोन की एनर्जी को लिख सकते हो आप hc बाय लैम्ब्डा और माइनस में W। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया y एक्सिस, और ये क्या हो गया यहाँ पे x एक्सिस हो गया। एक रूल होता है मैथ्स में सिखाई जाती है बात कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, चाहे ऐसा लिख दो y इक्वल टू k/x। अगर ऐसा हो तो इसका जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ऐसा कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से ऐसा आता है, ऐसे बन जाएगा। तो ये वही फॉर्मेट है, देखो ये तो y हो गया और ये x हो गया, ये ऊपर कोई कांस्टेंट है नीचे x है, लेकिन -W किया हुआ इसमें से क्या किया हुआ है माइनस में, तो ये ग्राफ W नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, W नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखो ग्राफ मैंने W नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी ये -W आएगा और यहाँ पे लैम्ब्डा थ्रेश आ जाएगा। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि देखो जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी ना तो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा, और जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होती जाएगी, जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बताइए बढ़ती चली जाएगी, और वेवलेंथ जब बिल्कुल जीरो के आसपास आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आने वाला, तो जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा तो इस केस के अंदर ये मतलब तो डॉटेड ग्राफ बनाया गया उसके बाद, तो यहां से आगे जो ग्राफ होता है वो हमेशा डॉटेड होएगा। बात समझ में आई आपको? समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो लर्न दिस ग्राफ, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां होता है लैम्ब्डा थ्रेश, यहां होता है W। अगली बात सुनो ध्यान से, एक है ना इक्वेशन आता है एग्जाम में बार बार, कई बार आ जाता है पेपर में। आप मुझे एक बात बताइए, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस बात का जवाब देना। ये एक बल्ब रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है, यहां पे मैंने एक शीट रख दी D डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे शीट रख दी, D डिस्टेंस पे एक शीट रख दी, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, एनर्जी पड़ रही है इसके ऊपर, आपने नोट कर लिया कि पर सेकंड कितनी एनर्जी पड़ रही है, ठीक है, नोट कर लिया। अगर आप इसको D डिस्टेंस और पीछे ले जाते हो, D डिस्टेंस और पीछे ले गए, अब बताओ इसके ऊपर जो पर सेकंड एनर्जी पड़ेगी वो पहले से कम पड़ेगी कि ज्यादा पड़ेगी? अरे दूर लेके जाओगे तो कम ही पड़ेगी, सीधी सी बात है, और पीछे लेके तो और कम पड़ेगी। एग्जाम में ये बोल देता है कि जब ये D डिस्टेंस पे था तो एनर्जी पड़ रही थी मान लो I नोड, एनर्जी कितनी पड़ रही थी उसके ऊपर पर सेकंड I नोड, इस जगह पे इंटेंसिटी थी लाइट की, यहाँ पे एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन द यूनिट टाइम होता है इंटेंसिटी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी थी I नोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। यहाँ पे पता है कितनी एनर्जी पड़ती है अगर डिस्टेंस डबल करते तो? साइंटिस्ट लोगों ने नोट किया कि डिस्टेंस को डबल करने से जो इस प्लेट पे एनर्जी पड़ेगी वो 1/4 हो जाती है एनर्जी। पहले 100 जूल पड़ रही थी, यहाँ पे बल्ब है और यहाँ प्लेट है, यहाँ बल्ब है यहाँ पे प्लेट है, एनर्जी नोट की मान लो 50 जूल पड़ रही है, 100 जूल पड़ रही है मान लो 100 जूल, इसको मैं D डिस्टेंस और पीछे ले गया, अब एनर्जी पता है कितनी पड़ी 25, उसका 1/4, डिस्टेंस डबल तो एनर्जी 1/4 पड़ी, डिस्टेंस ट्रिपल कर दी तो एनर्जी पता है कितनी होगी 1/9, एनर्जी 1/9 होगी। तो इस आधार पे फॉर्मूला बना दिया उन्होंने कि जो इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I1/D² होता है। I1 जो पहले वाली प्लेट पे पड़ी थी, जो D डिस्टेंस पे प्लेट रखी हुई है, ठीक है ना। पेपर में इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये आप कर लेंगे इस चीज को। मैंने क्या बताया वैसे, एक स्टूडेंट बता दो कोई भी। हाँ जी, आपको एक्सप्लेन करना है, क्या बताया मैंने?
दोबारा बोलो। हाँ जी, आपको बताना। अगर लाइट एक मेटल की शीट है और लाइट उसके पास में है तो पहले आई नॉट एनर्जी पड़ रही है, अगर उसको हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो उसका 1/4 हो जाएगा, अगर हम उसका डिस्टेंस और डबल कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। मतलब 3 गुना कर देंगे तो पहले वाले का 3 गुना कर देंगे तो डिस्टेंस एनर्जी कितनी पड़ेगी उस पर? 1/9। ठीक है, आप ना थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुने, मैं अचानक किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। अब सुनो, फोटोसेल, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोसेल क्या होता है ध्यान से समझना है, फोटोसेल क्या चीज है। देखिए आप, पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसेल। यार देखो, 2 प्लेट ले लो, जैसे कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, वो 2 प्लेट्स ले लो जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स होती है, और इनको एक बैटरी के क्रॉस जोड़ दो बस। किसके क्रॉस जोड़ दिया आपने? एक। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फोटोसेल। क्या बोलते हैं इसको? बस। मतलब कैपेसिटर में तो प्लेट्स पास पास होती हैं और इसमें प्लेट्स क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं, बस इतना सा फर्क है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें प्लेट्स पास पास होती हैं और इसके अंदर क्या है, फोटोसेल के अंदर प्लेट्स दूर दूर होती हैं, बस इतना सा फर्क है। अब देखिए आप, यहाँ पे प्लेट्स दूर दूर है और यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, तो ये क्या है? एक फोटोसेल है। समझ आ गई आपको बात? अब सुनना ध्यान से। अब ये बैटरी जुड़ने से क्या होगा बताइए? अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे तो पॉजिटिव प्लेट जोड़ दी और ये नेगेटिव प्लेट ऐसे जोड़ा है, ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये पॉजिटिव प्लेट से ही ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल से ये प्लेट जुड़ी हुई है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट, तो इस पे क्या आएगा? मानते हो कि नहीं मानते? ऑटोमेटिक इस प्लेट पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया अंदर ही अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये बैटरी है वी नोड की बैटरी है, 2 प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। रूल क्या होता है कि अगर 2 चीजें पैरेलल में जुड़ी हों तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर 2 चीजें पैरेलल में जुड़ी तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो इस बैटरी के अक्रॉस अगर वी नोड है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा? वी नोड। तो वो कब होगा? जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी यहाँ पे। बात समझ आ गई आपको? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पूरा सिस्टम क्या है यहाँ पे? फोटोसेल। अच्छा अब सुनो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो 3D व्यू है इसका, और ये 2D व्यू बार बार मैं ऐसे ही बनाऊंगा अब, क्योंकि प्लेट को ऐसे 3D में दिखाया गया, यहाँ 2D में दिखाया गया, बस ये इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। और सुनो, जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको कैथोड बोलेंगे, ठीक है ना। कई बच्चों को यही बात नहीं पता होती, एक बेसिक बात है। कहाँ से पूरी फोटोसेल समझ में आ जाएगी कि नेगेटिव वाली प्लेट को क्या बोलते हैं? कैथोड। अभी इसको मैं एमिटर प्लेट बना देंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैसे मैं बताऊंगा। ये हमेशा एमिटर होगी, जरूरी नहीं है, इसको बनाएंगे एमिटर, तो कैथोड बोल लेंगे यहाँ पे। क्या ये भी कैथोड है? अभी गलती से लिख दिया एमिटर, क्योंकि एमिटर बनाएंगे इसको, अभी नहीं है एमिटर, ये कैथोड है। और ये क्या बताइए? ये एनोड है। पॉजिटिव वाली हमेशा एनोड रहेगी, हमेशा ही, और नेगेटिव वाली हमेशा क्या रहेगी? ये बात याद कर ली ना आपने। तो फोटोसेल क्या है? इट इज ए सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड बैटरी। एक सर्किट है जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक बैटरी है, बस इसको फोटोसेल बोलते हैं, ठीक है। फोटोसेल के बारे में मैंने क्या बताया? फोटोसेल के बारे में, हाँ जी आप बताओ क्या बताया मैंने फोटोसेल के बारे में? Photocell is a circuit which consists of a parallel plate capacitor and a battery. ठीक है, और क्या बताया इसके अंदर? एक साइड से एनोड लगा देंगे, मतलब लगेगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से वहाँ पे पॉजिटिव वाला बन जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव वाला बन जाएगा। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फील्ड बन जाएगी, एक उनके बीच में फील्ड भी बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव वाली प्लेट को क्या कहेंगे? नेगेटिव कैथोड। कैथोड कहेंगे, और पॉजिटिव वाली प्लेट को, ठीक है। ये वाली बात याद होगी ना आपको? ये बिल्कुल 0 लेवल की बातें थी फोटोसेल के बारे में। अब सुनो आगे। अच्छा ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, मैं बताऊं आपको, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हर किसी को समझ में नहीं आता, कम बच्चों को समझ आता है। मैं अपना 100% कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस केस के अंदर अगर मतलब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, इसमें भी ना डीप डिस्कशन है, मैं करूँगा अभी, कहाँ प्रॉब्लम आती है मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए आप मान लो साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इस कैथोड के ऊपर फोटॉन्स डाले। क्या डाले? कैथोड के ऊपर फोटॉन्स, कैथोड के ऊपर फोटॉन्स डाले। अब जब इसके ऊपर अगर फोटॉन्स डाले गए हैं तो फोटॉन्स डालने से क्या होगा ये बताइए आप? अगर इसके ऊपर फोटॉन्स डाले गए हैं और इनकी जो एनर्जी है वो सपोज वर्क फंक्शन से क्या है यहाँ पे ज्यादा,
फोटोन की एनर्जी क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये बताओ आप मुझे। ये एक मेटालिक प्लेट है और फोटोन्स की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। वर्क फंक्शन है सपोज 4, वर्क फंक्शन 4 है, तो इस फोटोन की एनर्जी की, और मान लो फोटोन की एनर्जी 6, फोटोन की एनर्जी कितनी यहाँ पे 6 है, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो इस केस में बताइए इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ना इस केस के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही बाहर निकलेंगे इनके ऊपर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स। किस तरफ लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए आप। इन इलेक्ट्रिक, ये बताइए राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा, मुझे ये बताओ। राइट में कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं राइट में लगेगा, जो ये कह रहे हैं राइट में लगेगा। क्यों लगेगा, हाँ जी राइट में क्यों लगेगा, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग जाएगा, इसके ऊपर, इस तरफ लगेगा ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये फोर्स लगने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए इस वाली प्लेट तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हाँ जी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाली प्लेट तक पहुंचेंगे। इससे क्या हुआ कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो इस वाली प्लेट में से अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए आप। अगर इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, अगर पॉजिटिव वाली प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो बताइए इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, हाँ जी इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्यों होगा ये चार्ज कम, मैं ये बता रहा हूँ, सुनो, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर फोटोन्स डालने हैं तो जैसे ही फोटोन्स डालोगे तो इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये बात समझ आ रही है आपको, क्यों होगा? हाँ जी एक स्टूडेंट बता दो कि क्यों होगा, आप तो बता दोगे। हाँ जी आप, यस दिसपन आप बताओ। अगर हमने कैथोड के ऊपर फोटोन्स डाले हैं, इस वाली प्लेट के ऊपर फोटोन्स डाले हैं, तो मैं कह रहा हूँ इस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्यों होगा कम? तो फिर वो फोटॉन्स इस तरफ जाएंगे, फोटॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर से जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जब दोनों पे चार्ज अगर कम हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चार्ज कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। और लेकिन रूल क्या होता है कि अगर दो चीजें अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नोड, तो इसके अक्रॉस भी कितना रहना चाहिए। इस पोटेंशियल डिफरेंस को वापस मेंटेन करने के लिए इस बैटरी को चार्ज चलाना पड़ेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भेजना पड़ेगा यहाँ तक वापस। समझ आ रही बात है, जो करंट चलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक करंट चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उस करंट को क्या कहेंगे, फोटो करंट। उस करंट को क्या कहेंगे हम लोग, फोटो करंट। फोटो करंट क्यों चलता है, फोटो करंट क्यों चलता है, मैंने इस बात का जवाब दिया है। पहली बात तो फोटो करंट क्या होता है, जो फोटो शेल होती है, फोटो शेल की अगर इसकी कैथोड वाली प्लेट के ऊपर अगर फोटोन्स डाले जाएं तो सर्किट में करंट चलना शुरू हो जाता है फोटो सेल सर्किट के अंदर, और वो जो करंट चलता है उसको बोलते हैं फोटो करंट। और वो क्यों चलता है उसका रीजन मैंने आपको बताया है। जब फोटोन्स डालेंगे तो इस पे चार्जेस कम होंगे दोनों पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को उतना ही मेंटेन करने के लिए बैटरी को एक करंट चलाना पड़ेगा, और उस करंट को फोटो करंट कहते हैं। बात समझ में आई आपको यहाँ तक, फोटो करंट क्यों चलता है, ठीक है। फोटो करंट होता क्या है, क्यों चलता है, इसका इस चीज का जवाब। हाँ जी कौन देगा इसको जवाब, कोई भी एक स्टूडेंट कौन बता सकता है, हाथ खड़े कर लो। इंटरेस्ट लो यार, आप नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। हाँ जी आप बताओ। ये सब जब सर आप कैथोड पे वो फोटोन डालेंगे, कैथोड पे जो फोटोन्स डालेंगे तो सर इनका पोटेंशियल कम हो जाएगा। कैथोड पे फोटोन्स डालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा प्लेट के अक्रॉस, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है सर वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, और चार्ज उस पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और उस पे भी कम हो जाएगा, ठीक है। उस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो सर बैटरी को करंट चलाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बैटरी को करंट चलाना पड़ेगा। इस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो करंट। देखो इसमें लिख रखा है, इन ए फोटो शेल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the metal plates decreases due to photoelectric effect, then the battery supplies a current in the circuit to maintain the potential difference across the plates equal to voltage across itself. This current is called photocurrent. बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला केस देखो आप, इसके अंदर आप मुझे एक बात बताइए, when the voltage of the battery is increased then the photocurrent in the circuit increases. इसका मतलब क्या, कोई जवाब दे पाएगा वैसे इस बात का कि इसका मतलब क्या है, और इसको कोई एक्सप्लेन करेगा। मैंने ये बताया कि अगर
बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस साइड मूव करेंगे। सही बात है। देखो मान लो कि आप 100 फोटोन डाल रहे थे इसके ऊपर, ध्यान से मैं भी समझा रहा हूँ क्या लिख रखा है ये। मान लो 100 फोटोन डाल रहे थे, कितने फोटोन डाल रहे थे मान लो आप पर सेकंड? 100 डाल ले, अगली 1 सेकंड में फिर से 100 डाल ले, अगली 1 सेकंड में फिर से, पर सेकंड कितने डाल रहे हो फोटोन? 100 में से क्या होगा कि शुरू में कुछ 40 ही पहुंच रहे होंगे इस प्लेट तक, मान लो कि 40 ही पहुंच रहे हैं, और 60 तो इधर उधर बिखर रहे हैं। 100 में से अपने आप कितने पहुंच रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से 40 पहुंच रहे हैं। और इधर उधर देखो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो वो इधर ऐसे इधर चला गया सीधा, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और उस तक वो ऐसे चला जाए, इस प्लेट तक ना पहुंचे, तो इधर उधर बिखरेंगे बहुत सारे, तो सारे प्लेट तक थोड़ी ना जाएंगे। तो 100 में से कितने पहुंचेंगे? 40। ठीक है, तो 40 पहुंचेंगे। एक तो 40 पहुंच रहे हैं, अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे, वोल्टेज बढ़ा दी, तो वोल्टेज बढ़ाने से ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ये बताओ आप मुझे। और ये दोनों चार्ज बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था निकल के ऐसे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी इस प्लेट के ऊपर आने की। समझ में आई बात आपको? तो यानी कि अब हो सकता है कि 100 में से 60 पहुंचे, पहले 100 में से 40 पहुंच रहे थे, अब 100 में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ज्यादा तेजी से चार्ज कम होगा, और ज्यादा तेजी से चार्ज कम होगा तो इसको ज्यादा चार्ज भेजना पड़ेगा, ज्यादा करंट चलाना पड़ेगा, उतने ही चार्ज को मेंटेन करने के लिए, उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। यही वजह होती है कि अगर यहां पे वोल्टेज को बढ़ाया जाए, वोल्टेज को, तो फोटो करंट बढ़ता है। आगे बात समझ में आपको? इंपॉर्टेंट बात है ये वाली बात कितनों को समझ में आ गई? नहीं समझ में? क्या समझ में आया बताओ एक बार। वहाँ जो आपने ये पहले बताया था वो सब तो आ गया था, ये इंक्रीज वाला एक बार बताओ क्या चीज आपको जो थोड़ा बहुत लगता है क्या लगा, ये मुझे ये बताओ। जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज को बढ़ाते तो क्या होगा इस चीज से? इसे किस किस बात पे, मैं ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो लिख रखा है इसको छोड़ दो। वोल्टेज के बढ़ाने से किस बात पे फर्क पड़ा? ध्यान से सुने, मैं किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ अभी, वोल्टेज को बढ़ाने से किस बात पे फर्क पड़ा? सर मेरे को बताऊं, जो ये फोटोन्स आपने पहले बोले कि पहले शो किए थे इंक्रीज, फिर उसके बाद जो आपने मैं तो 100 ही डाल रहा हूँ अभी भी, इसमें अभी इसको चेंज नहीं किया मैंने। 100 फोटोन नहीं डल रहे हैं, पहले भी 100 फोटोन पर सेकंड को बढ़ा ही नहीं रहे हम लोग। हम इंसिडेंट फोटोन्स को, इस जो मैंने अभी ये जो स्लाइड समझाई है, इस स्लाइड में मैं 100 फोटोन्स पर सेकंड डाल रहा हूँ, मान लो 100 फोटोन्स पर सेकंड, और वो चेंज नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, मेरा सिर्फ सीधा सा क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज के बढ़ाने से कोई बदलाव आएगा इसके अंदर? क्या क्या बदलाव आएंगे? हाँ जी, क्या बदलाव आएगा वोल्टेज के बढ़ाने से? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। आप कह रहे हो कि वोल्टेज के ये यहाँ वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा। बिल्कुल, चार्ज ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। वोल्टेज बढ़ाने से आपको मुझे कहना चाहिए कि सर चार्जेस बढ़ जाएंगे, चार्जेस बढ़ जाएंगे इस पर, और चार्जेस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पावरफुल होगा। ठीक है, ये बात मान गए आप? वोल्टेज के बढ़ने से चार्ज बढ़ा, चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा बताना? चार्जेस और कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि फोर्स होता है Q इंटू ई। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई का है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से फोर्स ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मतलब इधर उधर जा रहे थे, वो ज्यादा जोर का झटका लगेगा तो ज्यादा नहीं पहुंचेंगे इस प्लेट तक। ज्यादा पहुंचेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा तेजी से चार्ज कम हो जाएगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो इसका जो चार्ज है वो ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, और ज्यादा तेजी से चार्ज कम हो रहा है तो बैटरी को ज्यादा करंट चलाना पड़ेगा उतना ही चार्ज मेंटेन करने के लिए। बैटरी का काम है उतना ही चार्ज मेंटेन करके रखना। इसमें मान लो कि पहले 100 कूलम था, मान लो 100 कूलम था, तो वापस 100 मेंटेन करके रखना, तो वापस 100 मेंटेन करने के लिए इसको ज्यादा चार्ज चलाना पड़ेगा, ज्यादा करंट चलाना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई आपको? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि वोल्टेज को बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ता है, व्हाई? ये क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्क्स के अंदर है। इस बात का सीधा सा जवाब है, इस बात का सीधा जवाब है, वोल्टेज के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा पहुंचेंगे प्लेटों में, ज्यादा तेजी से चार्ज कम होगा, तो चार्ज को वापस उतना ही मेंटेन करने के लिए ज्यादा करंट चलाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ये इसको डाउट है किसी के मन में? ये वाली जो बात है ये एक बेसिक बात है, मुझे आगे का जो कंटेंट है उसको समझाने के लिए ये वाली बात बार बार यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना? कोई और जो बच्चे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हाथ खड़े कर लें, जो इस बात को जो मैंने अभी बोर्ड पे बताई है, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं हाथ खड़े करें।
आप हाथ क्यों नहीं खड़े करते यार? आप थोड़ा बहुत गलत बता दोगे, सही बता दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको ना फ्यूचर में ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी जो आपको आती नहीं, पता नहीं क्या नई चीज़ें होंगी जो आपको पहले बता के फिर एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा ना पूछा जाएगा। यहाँ तो आपका काम होता है मतलब एक्सप्लेन करना अपने आप को, चाहे गलत या सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में कोई बेइज्जती, मतलब आज का बच्चा ये समझता है मेरी इंसल्ट बहुत होगी, भाई इंसल्ट उसकी होती है ना जिसकी इज्जत होती है। अभी कहाँ इज्जत आपकी? सिलेक्शन लेने के बाद इज्जत होगी ना, अभी तो कोई इज्जत नहीं है ना। और टीचर्स के सामने और क्लासरूम के अंदर तो क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, वो तो भविष्य में होने वाली है। हाँ जी, जो एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को हाथ खड़े कर लें, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। गुड, कई बच्चों ने हाथ खड़े कर लिया। हाँ जी, आप बताओ क्या बताया मैंने? अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे बैटरी की तो उससे चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फील्ड इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी मतलब एनोड के पास जाने की ज़्यादा होगी। ठीक है, और फिर ज़्यादा जाएंगे तो फिर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा एमिट होंगे तो उससे करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, मैंने आपको एक बात बताया, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वोल्टेज के बढ़ाने पर फोटो करंट हमेशा बढ़ता है फोटो सेल के अंदर। अब सुन लो अगली बात, अब सुनो अगली बात, अगर मैं इस वोल्टेज को लगातार बढ़ाता जाऊं तो फोटो करंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। उस एक मतलब बढ़ता जाएगा, फोटो करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा तो उसके बाद ये थोड़ा ना कि इनफाइनाइट हो जाएगा। आप चाहे वोल्टेज इनफाइनाइट कर लो, करंट इनफाइनाइट नहीं होगा। करंट तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। और फोटो करंट की उस वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ऐसा क्यों होता है? एक लिमिट तक ही क्यों बढ़ता है ये कौन बता सकता है? हाँ, हाथ खड़े करके बताना है, जो हाथ खड़े करना है। मैंने ये बोला है कि वोल्टेज को बढ़ाने पर बढ़ाते रहो, फोटो करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है फोटो करंट, उसके बाद नहीं बढ़ पाता फोटो करंट। क्यों नहीं बढ़ पाता ये बात पता नहीं आपको, इस बात का जवाब जो बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, गुड, आप बताओ। हाँ जी, आप। सर क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे सभी की सभी एनोड के पास जा चुके हैं, फिर उससे ज्यादा जाएगा। एग्जैक्टली, देखो 100 आप डाल तो 100 ही फोटोन रहे हो, 100 में से कितने पहुंच रहे हैं पहले? 40 तो वैसे ही पहुंच रहे थे पहले ही। आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया था, वोल्टेज को बढ़ाने से कितने पहुंचने लगे? 60। आपने वोल्टेज और बढ़ा दी तो 100 में से कितने पहुंचने लगे? 80। फिर वो वोल्टेज और बढ़ा दी तो कितने पहुंचने लगे? पूरे 100 के 100 जितने पढ़ रहे हैं सारे के सारे पहुंच रहे हैं। तो यार एक बात, 100 से ज्यादा कैसे पहुंचेंगे जब आप फोटोन डाल ही पर सेकंड 100 रहे हो? पर सेकंड आप डाल तो नहीं रहे ना, ये बढ़ाओ ना। आप यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हो तो यहाँ से फोटोन पर सेकंड 100 पढ़ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 100 के 100 पहुंच रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या होगा? फिर आप मान लो वोल्टेज जितनी, मतलब आपने वोल्टेज 500 कर दी और 500 करने से 100 के 100 पहुंच रहे हैं। 500 का अगर आप 1000 भी कर दोगे ना तो भी 100 ही पहुंचेंगे। 5000 कर दोगे तो भी कितना पहुंचेंगे? 100 ही पहुंचेंगे। तो करंट तो उतना ही चलेगा। तो करंट एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है फोटो करंट की, उसको क्या बोलते हैं बताइए? सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, मैंने क्या बताया बताना आप हिमश्री, क्या बताया सैचुरेशन करंट क्या होता है? सर इसमें आपने बताया कि मैक्सिमम फोटोन्स जो है ना वो 100 ही हो रहे हैं पास। तो मतलब जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो पहले मतलब 20 जाएंगे, 40, 60, 80, फिर 100 के बाद तो एक पॉइंट के बाद रुक ही जाएंगे। अगर हमें और ज्यादा करना है तो हमें फोटोन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक लिमिट से ज्यादा फोटो करंट नहीं बढ़ सकता क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स फिक्स्ड है। बस सीधी सी बात यही है। अगला डिस्कशन सुन लो आप। एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड देन द फोटो करंट इंक्रीजेस। इसने ये बोला है कि अगर वोल्टेज को फिक्स कर दें, वोल्टेज को क्या कर दें, इसको कम ज्यादा नहीं कर रहे, यहां से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ेगा। इसका रीजन कौन बता सकता है? ऐसा क्यों होगा? हाथ खड़े करें। अरे हाथ खड़े करना है, ऐसे बैठे बैठे नहीं। क्वेश्चन क्या लिख रखा है जो भी है और तुम कानों में वो लगाओगे तो कैसे पता लगेगा? हाँ जी, आप बताओ। नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, उससे करंट बढ़ेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और ज्यादा एमिट्स इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा पहुंचेंगे, और ज्यादा पहुंचेंगे तो ज्यादा करंट चलेगा, ज्यादा करंट चलेगा। सीधी सी बात है। इसके अंदर आप कितने फोटोन्स डाल रहे थे पहले? 100 में से मान लो 40 पहुंच रहे थे, 100 में से 40 पहुंच रहे थे। अब 100 में से आपने डाले कितने? 200। कितने फोटोन्स डाले आपने? 200 डाले तो कितने पहुंचेंगे? बस ही। समझ में आ रही बात आपको? ज्यादा पहुंच रहे हैं और ज्यादा पहुंच रहे हैं तो ज्यादा करंट चलाना पड़ेगा बैटरी को, तो फोटो करंट बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना। अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी,
अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगली बात सुनो ध्यान से, इसने क्या बोली अगली लाइन, ये सारी बातें बोर्ड्स में भी आती हैं, एग्जाम में वाई करके पूछ लेता है, वाई, ठीक है ना। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड देन नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फोटो करंट। इसने क्या बोला सुनो आप, फ्रीक्वेंसी का मतलब है फोटोन्स की एनर्जी बढ़ा दी। जैसे कि मान लो वर्क फंक्शन इसका 4, वर्क फंक्शन कितना यहाँ पे 4 है, पहले तो एनर्जी थी इनकी 6, इनकी एनर्जी सबकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब फोटोन्स की एनर्जी बढ़ा दी, डाल 100 ही रहे हो, पहले भी 100 डाल रहे थे, अभी भी 100 डाल रहे हो। पहले उनकी एनर्जी 6 थी, अब उनकी एनर्जी कितनी कर दी आपने, 12 कर दी, सबकी एनर्जी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पे फोटोन्स की एनर्जी बढ़ा दी। तो इससे ये कह रहा है कि फोटो करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? हाँ जी आप बताओ। क्योंकि सर डाल तो 100 फोटोन रहे, 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहा तो फिर कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही बात है कि सर देखो पहले 100 डाल रहे थे हम, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 100 में से कितने पहुंच रहे थे 40। अभी भी वही बात होगी भाई, वो ज्यादा एनर्जी के फोटोन हैं तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो 40 ही, निकलेंगे भाई 100 ही, पहुंचेंगे वो 40 ही। सिंपल सी बात है। तो इसलिए अगर एग्जाम में बोल देता कि अगर इनकी एनर्जी बढ़ा दी जाए तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई की बात आपको। लीकेज करंट क्या होता है सुनो ध्यान से, लीकेज करंट ध्यान से समझना, लीकेज करंट क्या चीज है। अगर मैं इस बैटरी को हटाई दूं, बैटरी को हटा के यहां एक वायर लगा दूं, सिंपल सिंपल, इन दोनों प्लेटों को आपस में आपने जोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा क्या लगा दिया, यहां पे एक वायर लगा दिया। अब एक बात बताऊं, और मैं इस अब ना किसी ना तो इस पे पॉजिटिव है ना इस पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म हो गया, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो किस वजह से आया था, बैटरी की वजह से, बैटरी की वजह से आया था। और इस पे नेगेटिव चार्ज भी किस वजह से आया था, बैटरी की वजह से आया था, ठीक है। अब इन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, बैटरी भी नहीं है। अब इसके ऊपर मैं फोटोन्स डाल रहा हूँ, मान लो 100 फोटोन्स पर सेकंड डल रहे हैं, 100 फोटोन्स पर सेकंड इस पे डल रहे हैं। अब मुझे तो एक बात बताओ, अब करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? इसका आंसर चलता है, चलेगा, कम चलेगा। क्यों चलता है मैं बताता हूँ, सुनो आप। इस पे जब आपने 100 फोटोन डाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसमें से, अरे 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। और इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब यार मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो कुछ तो पहुंचेंगे ही। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 40 पहुंच रहे हैं, तो 20 तो पहुंचेंगे अब भी, मतलब इधर उधर घूमते फिरते तो कुछ ना कुछ तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं एक भी नहीं जाएगा, अब कम पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे पक्का। 100 में से मान लो 20 ही पहुंचे, अगर 100 में से 20 पहुंच गए तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज को रास्ता मिल गया इधर जाने का, पॉजिटिव तक, क्योंकि नेगेटिव तो हमेशा ही पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की जाने की, फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वो अपने आप जाना शुरू कर देगा फिर, ठीक है। या फिर ये कहो कि पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू कर देंगे, अपेरेंटली ये बात बोल सकते हो। रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, लेकिन अपेरेंटली आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, मतलब करंट ऐसे चलेगा। अपेरेंटली ये बात ये बोल सकते हो आप, करंट इस तरीके से चलता है, इसमें पहले की तरह ही चलेगा अभी भी करंट, पहले भी ऐसे चल रहा था और अभी भी ऐसे ही चलेगा, कम चलेगा करंट। मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी की वोल्टेज को 0 कर दिया जाए, ठीक है, और फोटो सेल के अंदर कैथोड पे फोटोन्स डाले जाएं तो भी करंट तो चलता है, फोटो करंट। और वो करंट कम चलता है लेकिन चलता है, उस करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है ना। When the voltage of the battery is in the circuit is 0, then the value of the photo current in the circuit is called leakage current. Or when we directly connect the two plates by conducting wire, then the current in the circuit is called leakage current. क्या पता है, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हाँ जी। सर जब बैटरी को हटा के सिंपल कंडक्टिंग वायर से जॉइन कर देंगे और एक प्लेट पे हम फोटोन्स डालेंगे, तो फिर फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकल के चाहे कम पहुंचे बट दूसरी प्लेट तक पहुंचेंगे, जिससे चार्ज डेवलप होगा और करंट फ्लो करेगा, उस करंट को लीकेज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगला डिस्कशन सुनो, केस ऑफ रिवर्स बायस, ये क्या चीज होती है? केस ऑफ रिवर्स बायस क्या चीज होती है, ध्यान से समझना इसको। ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये बैटरी जो मतलब इस बार बैटरी उल्टी कर दी आपने,
ये जो बैटरी थी पहले पॉजिटिव टर्मिनल ये था, नेगेटिव ये था ना, था कि नहीं था? अभी उसी बैटरी को क्या कर दिया आपने, उल्टा कर दिया। तो इस प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पे क्या आ गया, इस बार उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पहले जो फोटोन डल रहे थे वो कैथोड पे डल रहे थे, अब किस पे डल रहे हैं? जब फोटोन्स एनोड पे डलें तो उस फोटो सेल का, उसको बोलते हैं केस ऑफ रिवर्स बायस। वो जो केस था वो था केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। यानी कि फोटो सेल में भी दो प्रकार, फोटो सेल के अंदर भी दो टाइप की होती है फोटो सेल, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। आपको कोई पूछ ले कि सिंपल शब्दों में बता दो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या, रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है, आप बोल देना कि सर अगर नेगेटिव वाली प्लेट पे, किस पे, नेगेटिव वाली प्लेट पे फोटोन डालने चाहिए, बस ये पहचान लिया करो फॉरवर्ड रिवर्स को। नेगेटिव वाली प्लेट पे फोटोन डले तो वो क्या है, केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, और अगर पॉजिटिव वाली प्लेट पे डले तो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब हम किस पे डाल रहे हैं, पॉजिटिव वाली प्लेट पे डाल रहे हैं फोटोन्स, ठीक, यानी एनोड पे डाल रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है। इन अ फोटो सेल व्हेन द नेगेटिवली चार्ज प्लेट एक्ट्स एज एन एमिटर प्लेट, ये एनोड ही एमिटर प्लेट काम कर रही है, पहले क्या था, कैथोड एमिटर प्लेट काम कर रही थी, ठीक है ना। देन दिस केस इज कॉल्ड केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। नहीं इसमें क्या है, कैथोड किसका काम कर रही है, अभी पहले क्या था, कैथोड अगर एमिटर प्लेट काम करे तो क्या है, फॉरवर्ड बायस। एंड व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यानी कि एनोड एक्ट एज एन एमिटर प्लेट, देन दिस केस इज कॉल्ड केस ऑफ, यहां तक बात समझ आ गई आपको? फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग कौन एक्सप्लेन करेगा? वही ले दे के 2-3 बच्चे हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बताओ रीजन क्या है? वैसे जब हम पढ़ते थे तो सर मैं शुरू करूंगा, मैं ऐसे लड़ाई हो जाती थी, ठीक है ना। और आप लोग क्या करते सर, करने दो सर दूसरों को, जिंदगी में कुछ बचा नहीं, मतलब ऐसा फील आता है कि सर क्या एक्सप्लेन कराओगे सर, जिंदगी में तो कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है चेहरा देख के। ऐसा है क्या वैसे? नहीं सर जिंदगी में तो बहुत कुछ है, आपको क्या बताऊं ऐसा तो नहीं है, हर टाइप का बच्चा होता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। हाँ जी, ये बताइए आप कौन एक्सप्लेन करेगा, हाथ कर लो यार। आप एक काम करना, देखो सुनो, नीचे हाथ करो, आप ना यार अच्छा एक्सप्लेन करो, बुरा एक्सप्लेन करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने अपने मुंह से क्लास में कोई शब्द बोले हुए हैं ना, तो इससे क्या रहता है, वो आपको याद रहेगा कि मैंने क्लास में ये एक्सप्लेन किया था, और याद रहेगा ये इससे अच्छे से मैं और एक्सप्लेन कर सकता था, ऐसे करता, आप बाद में जरूर सोचोगे उस चीज़ को। अगर गलत हो गया तो भी आपको फायदा है, गलत भी हो गया तो आप सोचोगे यार मैं थोड़ा और अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर तो बेटर हो जाता, ठीक है ना। नंबर एक चीज़, और एक यार ये चीज़ याद रहेगी फिर आपको, ये तो एक अच्छा जरूरी है। और अभी आपका जो है ना ये जो टाइम है 12th क्लास तक का, ये एक बेसिक टाइम है चीज़ों को सीखने का, स्किल्स को डेवलप करने का, बोलना आने का। कॉलेज में तो एक से एक पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे बच्चे होते हैं, वहाँ तो टैलेंट थोड़ा बहुत होता है वो भी दब जाता है, बाहर तो निकल के आने बात दूर रही, ठीक है, ऐसा होता है। कोई आपको आगे आने ही नहीं देगा, बोलने ही नहीं देगा वहाँ तो कोई भी। यहाँ थोड़ा बहुत बोल के जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर सकते हो, चाहे गलत या सही जो भी है, नहीं आता आपको लगता है मैं सही से नहीं बोल पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्या सोचेगा, बाढ़ में जाए ना, क्या सोचेगा, ठीक है ना, साइड में करो, आप अपना सोचो ना, ठीक है ना। ट्राई टू एक्सप्लेन यार चीज़ों को, इससे क्लास के अंदर माहौल बनता है, आप क्लास के अंदर जुड़ते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है क्लास के अंदर, ठीक है ना। आपको यूँ लगेगा कि मैं अगली बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। आप क्लास के अंदर 100% इन्वॉल्व होगे इन चीज़ों से। आपकी इन्वॉल्वमेंट के लिए ये जो हमारा टाइम है अभी थोड़ा सा, ये 1.5-2 घंटे का, इस टाइम को हमें बेस्ट से बेस्ट बनाने में आपको मदद करनी चाहिए। कहीं पर भी आप किसी भी क्लासरूम में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर उस टाइम 100% वहीं रहना चाहिए, और उसी टाइम को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करें, बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, माहौल को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, और वो सब चीज़ें इंटरेक्ट करने से, बोलने से, आपस में डिस्कशन करने से तो होंगी, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने ये बोला कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ऐसा सर एक्सप्लेन करवा के दिखा दो हमसे। अरे कुछ भी बोल रहा, हम तो हाथ नहीं खड़े करेंगे अब। लो भाई, अब बताओ, चलो जो बता सकते हो तो करो, जो बता सकते हैं। गुड, आप बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड बायस में तो ये था, अभी हम जब फोटॉन्स नेगेटिव चार्ज प्लेट पे डाल रहे थे और वो फोर्स उस तरफ लग रही थी, तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और रिवर्स में ये है कि हम फोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव वाली प्लेट पे डाल रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज है। बिल्कुल, इतना ही। बस फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फोटॉन्स किस पे डालते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट पे,
और फोटॉन्स रिवर्स बायस में एनोड पे डालते हैं, बस पॉजिटिव वाली प्लेट पे डालते हैं, बस इतना तो बोलना था आपको। सर मैं बोल तो दूंगा, बोलने के नाम के पैसे लूंगा सर, ऐसा नहीं सोच रहा कोई। देखो केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, केस ऑफ रिवर्स बायस। अब सुनो ध्यान से, देखो अब आप फॉरवर्ड बायस में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? इधर। किधर लगेगा इसमें? इधर लगेगा। फोर्स इधर लगेगा तो मान लो निकला ये Ke1 की एनर्जी कितने से निकला और पहुंचा मान लो Ke2 से, कितने से पहुंचा? अब मुझे एक बात बताओ, फॉरवर्ड में एनर्जी कौन सी ज्यादा है, Ke2 ज्यादा है Ke1 ज्यादा? Ke1 ज्यादा है फॉरवर्ड में, 2 ज्यादा है। 2 कितने ज्यादा बोल रहे हैं? जो कह रहे 2 ज्यादा है। फॉरवर्ड बायसिंग में Ke2 ज्यादा होता है। हाथ खड़े करना ऊंचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बच्चे बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि Ke1 ज्यादा होगा सर। क्यों ज्यादा होगा Ke1? हाँ जी आप बताओ क्यों Ke1 ज्यादा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सुनो ध्यान से, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है ना, ये एक्सेलरेट करेगा इधर। इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इसको खींचेगी अपनी तरफ और ये नेगेटिव वाली प्लेट इसको दूर भगाएगी, ये एक्सेलरेट करेगा। इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, एक्सेलरेट करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। Ke2 बल्कि देखो Ke1 प्लस EV हो जाएगा, कुछ ऐड हो रहा है इसके अंदर EV, इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक रूल होता है कि अगर V का पोटेंशियल डिफरेंस हो दो प्लेटों के बीच में V का, और इसमें से Q का चार्ज गुजार दिया जाए तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मतलब बढ़ जाती है इसकी कितनी, Q इंटू V। कितनी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी? Q का चार्ज और V का पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी? QV की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में अगर जाए, मतलब जैसे कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें अगर घटेगी, घट भी सकती है, इसके इसमें घटेगी, Ke1 माइनस EV हो जाएगी। आप सुनो ध्यान से, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको सपोर्ट कर रहा है इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आने से वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो Ke2 ज्यादा हो जाता है Ke1 से, और कितना ज्यादा हो जाता है? EV ज्यादा हो जाता है। Ke1 प्लस EV कितना हो जाएगा? Ke1 प्लस में EV, और यहाँ पे Ke2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ke1 माइनस में EV कम हो जाएगी इसके अंदर से। Ke1 क्या है? काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम द एमिटर प्लेट, और Ke2 क्या है? काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स रीचेस टू द कलेक्टर प्लेट। ये समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर? V क्या है यहाँ पे? बैटरी की वोल्टेज, और E क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए आप, फॉरवर्ड बायसिंग में काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है फॉरवर्ड में, तो जो पहले शुरू में जितने केसेस किए थे, क्योंकि वो एक्सेलरेट करेंगे, फोर्स लगेगा उनके ऊपर। और इस बार इलेक्ट्रिक फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, इस बार जाने ही नहीं दे रहा। ऐसा होएगा इसमें। इस बार तो वो जो 20 पहुंच रहे थे ना अपने आप, वो 20 भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट में लग रहा है। भाई वापस जाओ, इधर इधर कहाँ आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, चलो इधर चलो, इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुंचने में दिक्कत आएगी। वो तो लीकेज करंट ही था, लीकेज करंट से भी कम करंट चलता है इसमें, तो रिवर्स में तो इसमें लीकेज करंट से भी कम करंट चलेगा, क्योंकि 100 में से 20 अपने आप ही पहुंच रहे थे, बिना बैटरी के पहुंच रहे थे। बैटरी लगने के बाद तो मान लो 40 पहुंच रहे थे, अब बिना बैटरी के 20 पहुंच रहे थे। और अब क्या हो रहा है? अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब 20 में से 10 ही पहुंच रहे हैं बेचारे, तो 10 ही पहुंच रहे हैं तो करंट तो और भी कम हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अगर कोई ये कह दे कि फॉरवर्ड में करंट ज्यादा चलता है या रिवर्स में ज्यादा चलता है? फॉरवर्ड में। और रिवर्स में जो ज्यादा करंट, रिवर्स में जो करंट चलेगा वो लीकेज करंट से कम है कि ज्यादा है? लीकेज करंट से कम है वो, ठीक है। अब सुन लो, ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहले तो फॉरवर्ड के हैं। एक फोटोसेल फॉरवर्ड बायसिंग में जुड़ी हुई है, फोटॉन्स की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी कितनी यहाँ पे? 10 है। वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज कितनी यहाँ पे? 3 वोल्ट है। प्लेट का वर्क फंक्शन है 4। Ke1 Ke2 दोनों बताओ कितना कितना हो जाएगा? सुनो, 10 का फोटोन डाला, वर्क फंक्शन था 6, 4 था, तो कितने से निकला वो? 6 से निकला, 6 से निकला। फॉरवर्ड है, बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी जाते जाते, कितनी बढ़ जाएगी? EV, मतलब 3 इंटू E, तो 3 EV बढ़ जाएगी, तो 3 EV प्लस 6 EV कितना हो जाएगा? 9 EV आंसर आएगा इसका।
ये वाला क्वेश्चन बताओ। फोटोन की एनर्जी कितनी है 12, वर्क फंक्शन है 6, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 6 EV आएगा। और ये बताइए अब बड़े कितनी जाएगी इसके अंदर? 10 EV हो जाएगा ना इसके अंदर। 6 + 4 10 नहीं हो जाएगा इसके अंदर। अब सुन लो, फोटो सेल इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में जुड़ी हुई है। फोटोन की एनर्जी 15, वर्क फंक्शन 6, तो कितनी होगी बताइए यहाँ पे? 9, और 9 प्लस में 14 EV हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी इसकी एनर्जी, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा इनको। ये तीनों केस रिवर्स बाइसिंग के तीनों केस हैं। इनके आंसर लिखो आप अपने आप पहले तो। सुन आप, रिवर्स बाइसिंग है, वर्क फंक्शन कितना है यहाँ पे? 4 है, फोटोन की एनर्जी कितने? 10, तो कितना आएगा? ये तो पहले Ke1 निकालते वक्त तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है, बस समझ आ गई बात आपको। अब ये रिवर्स बाइसिंग हो रही है जी, तो कम हो जाएगी, तो 3 EV कम हो जाएगी, 6 में से 3 गया, 3 EV बच गई। अच्छा, अब फोटोन की एनर्जी थी 12, वर्क फंक्शन 6, Ke1 कितना आएगा? 6 EV, 4 EV कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 EV। फोटो सेल इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। 15 में वर्क फंक्शन कितना? 6, कितना आएगा यहाँ पर? ये 9, और इसमें 5 घट जाएगी, 4 EV आंसर आएगा। कर लोगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को? ये कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? सुनो ध्यान से, कट ऑफ वोल्टेज क्या चीज है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूं रिवर्स बाइसिंग में अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो फोटो करंट बढ़ेगा, घटेगा कि उतना ही रहेगा? घटेगा। घटेगा कितने बच्चे कह रहे हैं? जो कह रहे हैं घटेगा, हाथ खड़े कर लो जो थोड़ा सा बता सकते हैं, जिनके पास रीजन है। गुड, चलो आप बताओ क्यों घटेगा? सर क्योंकि उधर चार्ज कम, रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव का चार्ज ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से और ज़्यादा चार्ज आएगा, तो फिर वोल्टेज कम हो जाएगी। मैं समझा नहीं। देखो वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ? तो वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज बढ़ेगा, ये नेगेटिव बढ़ गया, यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया। ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि सर ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा, मुझे ये बात तो समझ आती है, ठीक है। हाँ जी, आगे बताओ फिर क्या करें? बट अगर रिवर्स बाइसिंग होगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। रिवर्स बाइसिंग में वो तो पहले एनोड प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को तो वैसे भी इधर से इधर ही जाना था, क्योंकि फोटोन जिस पे डाल रहे हो, जिस पे फोटोन डाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन तो उस वाली प्लेट से निकल के दूसरे पे ही जाते हैं। वो तो चाहे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे यहाँ नेगेटिव होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, इससे कोई फर्क। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ ही जाएंगे, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। अब तो फिर अगर हम करंट और इंक्रीज करेंगे तो फिर करंट नहीं बढ़ा रहे, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, चलो आपने ट्राई किया, बहुत अच्छे। फील्ड की ऑपोजिशन ज्यादा होगी इसमें। एग्जैक्टली सही बोला इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, दोनों में ही। ये इसने सही बोला कि चार्जेस दोनों बढ़ जाएंगे, और दोनों चार्जेस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा रोकेगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ज्यादा रोकेगा। वे ऐसे कैसे जाएगा यार, ऐसे तो नहीं जाने, तो ज्यादा ताकत लगाएगा। इलेक्ट्रॉन जब आया तो इसके ऊपर ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगा। वो बेचारे 10 जो पहुंच रहे थे ना, उनमें से ही 5 पहुंचेंगे फिर, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? वोल्टेज और बढ़ा दी, और बढ़ा दी वोल्टेज, बेचारे 5 ही पहुंच पा रहे थे, चार्ज और बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, और ज्यादा अपोज होगा, और ज्यादा नहीं जाने देंगे अभी इलेक्ट्रॉन को यहां तक। तो क्या होगा बताइए, बेचारे और 2 ही पहुंच पाएंगे वहां तक, ठीक है ना। लड़ फिर के जैसे भी हो 2 ही पहुंच पाएंगे। फिर क्या होगा बताइए, वोल्टेज को आपने और बढ़ा दिया, चार्जेस और बढ़ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। मतलब एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा बस जो यहाँ पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा, बस पहुंच नहीं पाएगा, वापसी आ जाएगा। फिर ऐसी वोल्टेज जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक ना पहुंच पाए,
उस टाइम फोटो करंट चलेगा ही नहीं, फिर फोटो करंट चले तो इस प्लेट का चार्ज तो कम ज़्यादा हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, कट ऑफ वोल्टेज। ए रिवर्स वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रीचेज टू द कलेक्टर प्लेट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये बोल दो। चाहिए समझ लो कि पहुंचेंगे नहीं, या बोल दो कि जीरो काइनेटिक एनर्जी से पहुंच रहे हैं, एक ही मतलब है। इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। अब Ke2 ये काइनेटिक एनर्जी, पहुंचने की काइनेटिक एनर्जी ये थी, निकलने की काइनेटिक एनर्जी ये थी, फॉर्मूला ये होता है। तो Ke2 को जीरो कर दिया, Ke2 को जीरो कर दिया तो कट ऑफ वोल्टेज इतनी आ गई। मतलब ये वाली वोल्टेज पता कितनी करनी पड़ेगी आपको, Ke1 डिवाइड बाई E, इतनी वोल्टेज कर दें तो एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाता, फोटो करंट बिल्कुल जीरो चलता है, चलता ही नहीं फोटो करंट। और इस वाली वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गई बात आपको, ये कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा, जो एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ जी हिमांशी। वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कम पहुंचने मतलब पहुंचने नहीं देंगे, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, पहुंचने की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वो वाली वोल्टेज जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटो करंट चलता ही नहीं, ये भी बोल सकते हो आप। और इसका फॉर्मूला होता है Ke1/E। आगे बात समझ में आपको। हाँ जी, ये तीनों क्वेश्चंस हैं। एक फोटो सेल है, रिवर्स बायसिंग है। अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज का जिक्र कब करेंगे, सिर्फ रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में कट ऑफ वोल्टेज का जिक्र कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में तो फोटो करंट चलेगा ही चलेगा, पक्का चलेगा। अब बैटरी लगाओ चाहे ना लगाओ, बैटरी की वोल्टेज से बिल्कुल कम कर दो और जितनी मर्जी बढ़ा दो, फोटो करंट पक्का चलेगा। रिवर्स में ऐसा हो सकता है कि फोटो करंट ना चले, रिवर्स में ऐसा हो सकता है कि फोटो करंट ना चले। अब बताओ रिवर्स के अंदर ये कट ऑफ वोल्टेज कितनी होगी इस क्वेश्चन में, इसमें 6 वोल्ट कर दो आप, क्योंकि फोटोन डाला 10 का, 4 तो बाहर निकलने में यूज होगी, बची 6, तो 6 से तो निकला ये। अब 6 को भी खत्म करना है तो बैटरी 6 वोल्ट की कर दो, ये पहुंच नहीं पाएगा यहाँ तक। अब बताइए दूसरा केस, 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बताइए आप 10 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझ में आपको। अब सुनो अगला डिस्कशन। एक ग्राफ होता है आई वर्सेस वी का, आई वर्सेस वी का। अगर क्लास या तो पूरी अटेंड करें, ठीक है, या फिर आए ना, सीधी सी बात है। कल या तो आप आना मत, बीच में मत जाना, कोई बीच में अगर आ गया उसकी दोबारा एंट्री नहीं होगी, उसे अगली क्लास के 2 ही तो बची हुई है वैसे, ठीक है, मैं उसे अगली क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। क्लास में तो आता ही उठ के चले जाते हैं, ठीक है ना यार, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। आप या तो आए ना, कम बच्चे आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, 4 बच्चे आ जाए ना, वो 4 सीखने के लिए आए हुए हैं ना, उन 4 के थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे ना, मुझे उस बात की खुशी है बस, ठीक है ना। एक बच्चे की बढ़ जाएंगे, मुझे इस बात की खुशी है, बात खत्म। क्योंकि मेरे तो 4 डेज लग रहे हैं, इसके अंदर मुझे इस बात का पता है कि ये मैंने क्यों चलाई है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं क्योंकि जिनको मतलब एंड टाइम में जाके लगता है यार हम पढ़ाई कर लें, पूरा साल पढ़ाई नहीं की या कम आता है, और एंड टाइम में हर बच्चा पढ़ना चाहता है, जैसे जैसा मर्जी बच्चा हो, कितना भी नालायक हो, कितना भी टपोरी हो, डफर हो, महानालायक हो, जैसा मर्जी हो। एक आधा बच्चा सोच रहा है मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल रहे, मैं तो ऐसा ही हूँ मेरी खासियत कैसे बता रहे हैं तो देखो, हाँ, तो जैसा मर्जी हो, वो बच्चा पता क्या सोचता है, यार पढ़ लूँ यार, कुछ पढ़ लूँ, वो बच्चा ये सोचता है। तो उसके ये 19 नंबर खड़े हो जाएंगे, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, वो इन चैप्टर को और आगे स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो अपने। ये उसके लिए हैं जो रियल बच्चे, उससे फर्क नहीं पड़ता क्लास में कम आए ज्यादा आए, रियल में फर्क नहीं पड़ता। 4 बच्चे आएंगे तो मैं कराऊंगा इसको, आप डाउट लेने आना, मैं डाउट भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 4 बुकलेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, मेरा जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो यार काम ही ये टीचिंग का ही काम है जब, ठीक है, और कोई काम तो करना भी नहीं आता। तो 2-2 घंटे के अगर 4 क्लास ले ली, उससे किसी का भला हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो यार जो पढ़ना चाहते हैं, रियल में दिल से चाहते हैं कि मैं बेनिफिट हो रहा है, कुछ सीख के जाना, वही आए और प्रॉपर 2 घंटे सिंसियरली बैठे, क्लास का माहौल खराब ना करें बीच में जाके आके हंस के बोल के, ठीक है ना। देखो सुनो, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है आपको, ये ग्राफ बनता है, ठीक है, किसी से पूछ लो, हर बच्चा मतलब कोई बना देगा ऐसे तुरंत। आई फोटो सेल के अंदर आई वर्सेस वी का ग्राफ, एक अच्छा बच्चा अगर होगा तो तुरंत बना देगा ऐसे। ये कैसे बना, इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको याद कैसे करें, कैसे समझें, सुन आप।
इसको मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूँ, खुद समझा रहा हूँ पहले तो। ये क्या है, केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, ये क्या है, केस ऑफ रिवर्स बायस। ये केस ऑफ फॉरवर्ड बायस क्यों है बताओ? क्योंकि फोटोन किस पे पड़ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट पे, नेगेटिवली प्लेट पे, और इसमें फोटोन किस पे पड़ रहे हैं, पॉजिटिवली प्लेट पे पड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, ये पहचान है, ठीक। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट मिलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगता है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इधर लगता है, अपोज होता है, ठीक है। अब सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वोल्टेज को जीरो कर दूं तो ना वो फॉरवर्ड है ना वो रिवर्स है, ठीक है। वो एक बीच की स्टेज है, ना वो फॉरवर्ड है ना वो रिवर्स है, वो बीच। अगर वोल्टेज को जीरो कर दें तो जब बैटरी की वोल्टेज जीरो कर देते हैं तो उस टाइम भी करंट चलता है कि नहीं चलता, ये बताओ आप। उस करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। अब एक बात बताइए, वोल्टेज इस एक्सिस पे वोल्टेज लिख रखी है, जब मैं वोल्टेज को जीरो करूंगा तो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए ना। तो देखो आई हुई, पीले वाला जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है, लीकेज करंट को। ये पॉइंट लीकेज करंट को बता रहा है। ये ग्राफ की हाइट कुछ होगी, मतलब ओरिजिन में से पास नहीं करेगा ग्राफ। अगर कोई बच्चा ग्राफ बना देता है ओरिजिन से पास करता हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जब वोल्टेज जीरो करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन रियलिटी में फोटो करंट जीरो नहीं होता, करंट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जब वोल्टेज को जीरो करोगे तो करंट भी जीरो नहीं होता, करंट कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए ये हाइट होना जरूरी है ग्राफ की, ये चीज दिखनी जरूरी है, ठीक है। पहली बात तो ये बात समझ आती है। अब अगर फॉरवर्ड में जोड़ दिया, फॉरवर्ड को यहाँ पॉजिटिव में जब वोल्टेज को बढ़ाओगे, जब फॉरवर्ड में वोल्टेज को बढ़ाओगे तो फोटो करंट क्या होता है, बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू सैचुरेट हो जाती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, एक सैचुरेट एक वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ग्राफ की हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब करंट बढ़ता जा रहा है, ग्राफ की हाइट बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद क्या होगा बताइए, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वोल्टेज को बढ़ाओगे तो फोटो करंट ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा, मतलब करंट इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और करंट की इस वैल्यू क्या बोलेंगे बताइए, सैचुरेशन करंट बोलेंगे ना इसको। करंट की इस वाली वैल्यू क्या बोलेंगे, ये ग्राफ तो ऐसे ही आना चाहिए इधर वाला। तो ये आपको समझ में आ गई बात, क्यों आना चाहिए ऐसा, क्योंकि करंट एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, सीधी सी बात है ये। अब एक काम किया, अब आपने रिवर्स में बढ़ाया वोल्टेज को, रिवर्स में किया। रिवर्स का मतलब नेगेटिव वोल्टेज मान लेते हैं उसको, रिवर्स में जोड़ने में वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज बोल देते हैं ग्राफ के अंदर। तो अब इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या होगा बताइए, अगर ये वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो कम पहुंचेंगे, फोटो करंट क्या होता जाएगा, लीकेज करंट से भी कम होता चला जाएगा। जब वोल्टेज को नेगेटिव में बढ़ाया तो देखो हाइट कम हो रही है ना ग्राफ की, इधर वोल्टेज बढ़ती जा रही है नेगेटिव में, और ग्राफ की हाइट क्या होती जा रही है, कम। और ये हाइट घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगी जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा। और इस वाली वोल्टेज को क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। तो इस ग्राफ के अलावा कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता इसमें। बात समझ में आ रही है आपको? ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है कि करंट की वैल्यू किस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, किस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला ग्राफ। और ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों का मिक्स्ड ग्राफ है। ये वाला पोर्शन रिवर्स बायसिंग को के ग्राफ को बता रहा है, आई वर्सेस वी कर्व। और ये आई वर्सेस वी कर्व किसकी है, फॉरवर्ड बायसिंग की। अब बात समझ में आ गई आपको, ये ग्राफ याद कर लोगे इसको। अब सुनो अगली बात, अब सुनो ध्यान से। When the intensity of the light is increased, then I versus V curve shift in the upward direction. ये क्या कह रहा है कि पहले ग्राफ ऐसा था, ये डॉटेड वाला, पहले ग्राफ ये डॉटेड वाला था। मैंने क्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए जो पर सेकंड डाल रहे हैं। अब वो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देने से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कोई बताएगा कि शिफ्ट क्यों हो जाता है ऊपर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, चार्ज प्लेट्स के ऊपर रैपिडली कम होगा, जिसकी वजह से फोटो करंट बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आप पहले 100 फोटोन डाल रहे थे और मान लो 100% पहुंच रहे हैं, सारे के सारे पहुंच रहे हैं, मतलब वोल्टेज जितनी ज्यादा कर रखी है आपने, जितने इलेक्ट्रॉन निकले सारे पहुंचे। तो पहले 100 डाल रहे थे तो 100 के 100 पहुंच रहे हैं तो करंट चलेगा। और अब आप 200 डाल रहे हो, 200 डाल रहे हो तो क्या 200 के 200 पहुंचेंगे तो करंट हो जाता चलेगा, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसका रीजन मैंने ये बता दिया आपको, समझ में आई बात आपको? कोई एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो आई वर्सेस वी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका आंसर है अपवर्ड, शिफ्ट्स अपवर्ड, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब सुनो अगली बात। हाँ जी, ये वाला कर्व बनाना आई वर्सेस, अब इसने क्या बोला है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज्ड देन आई वर्सेस वी कर्व शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई बताएगा क्यों? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को बढ़ा दिया जाए तो कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। रीजन दो स्टूडेंट बता सकते हैं। हाँ, बस नहीं बता दो।
कौन सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? Ke1 का Ke2 पहुंचने वाली बढ़ जाएगी। तो पहुंचने वाली बढ़ने से क्या फायदा हुआ? Ke2 नहीं बढ़ेगी। अरे यही तो, अगर ऐसे क्वेश्चन तभी तो पता लगता है ना बच्चे का कितना डेप्थ में नॉलेज है। घुमा फिरा के पूछो ना चीजों, और ये बेसिक बातें हैं। रियल में कोई ज्यादा घुमा फिरा के मैंने कोई हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा मैं। पेपर में भी कभी हाई लेवल नहीं आता, पेपर में तो 0 लेवल ही आता है, एनसीईआरटी लेवल आता है। उसी चीज को डीप में समझना पड़ता है बस, ठीक है ना? हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक बच्चा, बस एक ही बच्चा। सर जो एमिटिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा एनर्जी से निकलेंगे। सही बात है। ये कह रहा है कि ज़्यादा फोटोन पड़े, मतलब ज़्यादा एनर्जी का फोटोन पड़ा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या? फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, फोटोन की, और ज़्यादा एनर्जी का फोटोन पड़ा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकला, ज़्यादा काइनेटिक से निकला, ठीक है? तो वो ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा, पहले रोकना आसान था, अब ज़्यादा हो गया। अब रोकना मुश्किल है उसको, क्योंकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है। तो रोकना मुश्किल है, तो ज़्यादा पावरफुल बैटरी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो फिर यानी कट ऑफ वोल्टेज बढ़ेगी। कट ऑफ वोल्टेज तो बढ़ गई एक प्रकार से, तो कट ऑफ वोल्टेज बढ़ गई तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, समझ में? और कट ऑफ वोल्टेज को तो नेगेटिव में ही बोलते हैं हमेशा, तो नेगेटिव में बढ़ गया एक प्रकार से, इसलिए ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, कट ऑफ वोल्टेज बढ़ जाती है। अगर कोई ये कह दे कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी, आप जहां फंसे थे मैंने बोला था Ke2 पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये बोलना चाहिए था सर Ke2 था ही 0, Ke2 तो हम बात ही तब की कर रहे हैं, ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, नहीं कट ऑफ वोल्टेज बढ़ गई, तो हम वो वाली वोल्टेज जिसके कॉरस्पॉन्डिंग Ke2 0 हो जाए, हमें Ke2 तो 0 ही 0 चाहिए। आपने यहां तक बोल दिया था Ke1 तो बढ़ गया, ठीक है ना? Ke1 बढ़ गया, पहले Ke1 कम था तो रोकना था, उसको 0 करना था, Ke2 तो 0 ही था। अब दूसरे वाले केस में भी Ke2 क्या है? 0, और Ke1 की वैल्यू बढ़ा दी मैंने, अब उसको रोकना है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी चाहिए, वोल्टेज बढ़ गई तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको ये वाली? नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग वो सुन लो।